कानपुर का एक लड़का है जिसने एक सपना देखा कि वो हवाई चप्पल पहनने वाले लोगों को हवाई जहाज का सफर कराएगा। हमारा टारगेट है कस्टमर आए। हमारा रेट ऐसे नहीं है कि कोई टिकट 5,000 की है तो वो टिकट आपको 25,000 की, ये हम नहीं करेंगे। पक्की वाली बात है, लोग याद रखते हैं भाई साहब। हम बोल रहे हैं, आप सोचिए तो इसका मतलब चेयरमैन साहब बोल रहे थे, फिर मानना आप उसको पड़ेगा। याद रखिएगा। ये नाम कहाँ से आया शंख? तो बस वो एक थॉट आया, नाम रख दिया। और ऐसा नहीं मैंने शंख एयरलाइन रखे, इससे पहले मेरी जो कंपनी उसका भी नाम शंख है। कितना पैसा लगता है ये बताइए। आप मान के चलिए कि एयरक्राफ्ट की वैल्यू आज की डेट में आई थिंक मेरी समझ से अगर इंडियन रुपीस में करते हैं तो 800 करोड़ के आसपास। 800 करोड़ का आता है जहाज। नौकरी क्या है, ये व्यक्ति ना एक सीमित दायरे में रहता है, वो कभी फैसले नहीं ले सकता। ये आप याद रखिए। आप चाहे जितना अच्छा सीईओ ले आइए फॉरेन से पढ़ा के, फैसले नहीं ले पाएगा। क्या चाहते हैं आप? बहुत लोग इस्तीफे दे देंगे सुन के। ट्विटर पे लोगों को गुस्सा निकलता है, कुंभ है, कोई त्योहार है, कोई ऐसी बड़ी बड़ी चीज है, डिमांड ज्यादा है, सटाक से। हमारी एयरलाइन में ऐसा कुछ नहीं होगा, तो निश्चिंत रहिए। किसी ने आपको बोला नहीं कि आप थोड़ा सा साउथ इंडियन एक्टर जैसे लगते हुए हैं? बहुत लोगों ने बोला, हमारा स्टाफ ही बोलता है हमको। बहुत सोच रहे हैं अगर नहीं होगा एयरलाइन सक्सेस तो फिर इसी में साउथ में मूवी में रोल प्ले करेगा हीरो का। डोमेस्टिक शुरू करने वाले हैं फ्लाइट्स, आगे का प्लान क्या है? आगे का कोई सिंपल सा प्लान है हमारा। अभी डोमेस्टिक हम लोग चालू करेंगे, पूरे देश भर में हम लोग फ्लाई करेंगे। फिर उसके बाद 2026 से 27 के आसपास एयरक्राफ्ट की संख्या बढ़ाने के बाद इंटरनेशनल का प्लान है कि हम लोग इंटरनेशनल 26 इंडिया 27 में फ्लाई करने का इरादा है। तो कानपुर वालों ने कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी होगा क्या? अब फिर ऐसा तो कानपुर वाले भी कहेंगे, फिर बनारस वाले भी कहेंगे, फिर तो प्रयागराज वाले भी कहेंगे, सभी कहेंगे। ये बातचीत दो सपनों के बारे में है। एक सपना जो हमारे जैसे आपके जैसे छोटे शहरों के छोटे गांव के लोग देखते हैं कि कभी जहाज में बैठेंगे, हवाई जहाज में बैठेंगे, माता पिता को घुमाएंगे। और दूसरा सपना एक व्यक्ति का है। कानपुर का एक लड़का है जिसने एक सपना देखा कि वो हवाई चप्पल पहनने वाले लोगों को हवाई जहाज का सफर कराएगा। तो वो व्यक्ति हमारे साथ बैठे हैं, नाम है श्रवण कुमार विश्वकर्मा। शंख एयरलाइंस वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके चेयरमैन हैं। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो सबसे खास बात इस इंटरव्यू की है कि श्रवण जी कानपुर के रहने वाले हैं और मैं भी कानपुर का रहने वाला हूं। तो दो कानपुर वाले आज बात करने वाले हैं एक ऐसे सपने के बारे में। अभी मैंने हाल में एक फिल्म में देखी, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव करके। उसमें एक व्यक्ति कैरेक्टर है, वो बाद में सुपरमैन बनता है उस मूवी में। और वो अक्सर जो है जहाज की तरफ निहारता है बड़ी शिद्दत से कि एक दिन जहाज में बैठना है। पर पिक्चर की कहानी कुछ ऐसी, वो जहाज में नहीं बैठ पाता है। पर आपने ये सपना देखा है कि ऐसे सभी लोगों को जहाज में बैठाना है। कभी आप भी ये सपना देखते थे, आप मुझे बता रहे थे। तो इस सपने के बारे में बात करेंगे। पहले श्रवण कुमार विश्वकर्मा के बारे में जानना चाहता हूँ कि उनकी क्या कहानी है, उनकी शुरुआत कहाँ से हुई, कानपुर में कहाँ रहते थे, कहाँ पढ़ाई लिखाई की, माता पिता क्या करते थे, और यहाँ ये जो सपना देखा है सपने तक कैसे पहुँचे? ये ऐसा ना बहुत ही मध्यम परिवार से आया हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा मध्यम परिवार से। ऐसा कोई बहुत अच्छी कोई स्टोरी ऐसी नहीं रही कि मैंने कोई बहुत बड़ी पढ़ाई करी है, मैं कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कहीं पढ़ के आया, ऐसा कुछ नहीं रहा। सिंपल रहा, एकदम नॉर्मल एक मीडियम वर्ग की फैमिली थी। फादर हमारे काम करते थे, माता जी कभी गई नहीं, माता जी घर ही पे रहती थी। नॉर्मली काम हुए और पढ़ाई थोड़ी सिचुएशन मेरी कम रही किसी कारण से, या पढ़ने में आप ये मन नहीं लगा, या आप कह सकते हैं कि दोस्ती यारी ऐसी थी कि जो है ना छोटे में ही लोगों ने पढ़ाई छुड़वा दी। आप ये भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं। ये भी कह सकते हैं कि पढ़ाई छुड़वा दी, या समझ लीजिए कि छोड़ भी दी। तो पढ़ाई छोड़ दी, फिर उसके बाद छोटे से ही मन लगने लगा, बिजनेस की तरफ ज़्यादा मन लगने लगा। तो छोटे से ही ऑटो मोड में पता नहीं सा क्या हुआ कि व्यापार की तरफ से मन जाने लगा, अपने आप मन जाने लगा। धीरे धीरे चीज़ें बनती गई। कानपुर में कोई अपना व्यापार था? मतलब किस व्यापार से जुड़े आप? एक्चुअली हम लोग पहले सरिये का व्यापार करते थे, टीएमटी का व्यापार करते करते फिर हम लोग लखनऊ में सेटअप हो गए। किसी कारणवश मेरे फादर एक्चुअली में कुछ तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से हम लोग लखनऊ शिफ्ट हो गए। फिर उसके बाद लखनऊ शिफ्ट हुए, वही व्यापार कंटिन्यू करते चले गए। एक समय के बाद चीज़ें बढ़ती चली गई। फिर एक समय के बाद लगा जल्दी बता रहे हैं, फिर देखिए आदमी देखेगा क्या इतना शॉर्टकट नहीं। थोड़ा आराम से बताइए इत्मीनान से, कानपुर में कहाँ रहते थे? आराम से बताने के लिए, देखिए वो एक्चुअली में आराम से बताने के लिए कुछ ऐसा है नहीं मेरी लाइफ में कि बहुत कुछ आराम से बताऊंगा। अगर बहुत कुछ आराम से बताऊंगा तो फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी कि आप एक शब्द से दूसरे शब्द में आगे पहुंच नहीं पाएंगे। तो थोड़ा जल्दी चलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे आगे तक, नहीं तो आप वहीं कानपुर में रह जाएंगे, आप लखनऊ नहीं पहुंचेंगे। तो किस्से बहुत है ना हमारे। किस्सा सुना दीजिए। स्वाभाविक सी बात है, अगर किस्से नहीं होते तो जो है यहाँ पर ना होते, तो किस्से हैं तभी यहाँ पर है। तो किस्से बहुत सारे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो समय के साथ लोगों को पता चले तो अच्छी लगती हैं। तो
एक समय वेट करिए, उसके बाद पता चलेगा तो अच्छा कानपुर के लगेगा। टेम्पो में बैठे हैं, बहुत बैठे हैं, खुद चलाया है, गाना सुना है? बहुत सुना कानपुर है। का टेम्पो गाना मशहूर बहुत होता सुना है, खुद चलाए भी है टेम्पो। और खुद बताइए, चलाया टेम्पो आपने? बहुत ऐसे हमारे मित्र यार थे जिनकी खुद की टेम्पो थी, तो छोटे में शौकीन थे टेम्पो चला, मतलब नहीं चला पाते थे, तो शुरुआत में टेम्पो रहती थी तो चलाने का बड़ा शौक था। तो उनसे बोला तुम भाई हट जाओ, हमें चलाने दे दो, तो हमने भी चलाएंगे। और इसमें कौन सी, वो हर व्यक्ति जो छोटा होता है वो कहीं ना कोई तो एक बेस पकड़ता ही ना। कोई ऐसा तो है नहीं है कि हम बिल्कुल एक सडनली ऊपर से आए हैं, तो नीचे से आए हैं, तो नीचे से आया हुआ व्यक्ति हमेशा इसी रहता ही है। साइकिल से चला होता है, टेम्पो से चलता है, बस से भी चले, सबसे चले। ऐसा कोई आप बताइए ट्रैवलिंग साधन जिससे हम न चले, ट्रेन से भी मैं चला, सबसे चला। जैसे आप वैसे हम, हमारे आप में कोई अंतर थोड़ा है, जैसे आप हैं वैसे हम हैं। जो आपने करा होगा वो मैंने भी करा। आप सोच लीजिए, यही जीवन की स्टोरी है हमारी। तो कानपुर से लखनऊ आना कब हुआ? कानपुर से लखनऊ लगभग हम 2010-12 के आसपास आ गए थे आई थिंक, और फादर की कुछ तबीयत की वजह से। बट फिर उसके बाद सेटअप हमने यहाँ बना लिया, फिर सेट हो गया तो फिर सेट हो गया, तो सेट हो गए, बिजनेस करने लगे, सीमेंट्स के हो गए, टीएमटी होने लगे, फिर माइनिंग, तरह तरह के, फिर ट्रांसपोर्ट में हम लोग चले गए, ट्रक्स काफ़ी हम लोगों के पास यूज नंबर्स में है। माइनिंग से उसके बाद दिमाग में एक फितूर आया, आज से 3-4 साल पहले कुछ करते हैं। छोटे से कुछ करने का जुनून तो था ही था, तो कुछ करते हैं अलग, जो डिफरेंट हो दूसरों से। उसी लाइन में नहीं चलना जिसमें सब चलते हैं, भीड़ से कुछ अलग करें, या तो अलग पहचान बनेगी, करेंगे तब भी बनेगी, नहीं करेंगे तब भी बनेगी, क्योंकि हम जहाँ तक लेके जाएंगे तब भी आप हमें याद करेंगे, ये तो फैक्ट था। तो उसी दिन तो सोच लेते कुछ अलग करने का, डिफरेंट करने का। तो वो एविएशन आने वाले समय में एक ग्रो इंडस्ट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे पब्लिक अब मूव कर रही है। तो स्वाभाविक सी बात, आपने भी देखा होगा एयरपोर्ट पे भीड़ देखी होगी। तो ये एक समय के बाद कहीं ना कहीं प्रॉफिट का बिजनेस है, और आने वाले समय आदमी की नीड भी है, क्योंकि अब आदमी के पास, नई जनरेशन में किसी के पास समय नहीं है कि वो मतलब आपको आज बॉम्बे जाना है, माने लखनऊ से आपको बॉम्बे जाना है, तो आई थिंक मुझे लगता है 24 घंटे के आसपास की ट्रेन है जी। अब 24 घंटे जाना, 24 घंटे आना, प्लस कहीं लेट हो गई या कुछ और चीज़ें हो गई, तो आप इतना लंबा समय आप समझ लीजिए ऑलरेडी, आप वही फ्लाइट से आएंगे 2 घंटे में चले। ये आपने ऑब्जर्व किया खुद के ऊपर? खुद के ऊपर आप खुद कर लीजिए। बिल्कुल, मैं इस पे डिटेल में आपसे और बात करूंगा, पर मेरा सवाल जो है वो ये है कि कानपुर का लड़का जो टेम्पो कभी चलाता था, वो अब हवाई जहाज चलवाएगा। ये सपना कैसे आया? मतलब किसी ने आइडिया दिया, खुद आपको क्लिक किया, खुद की जरूरत के हिसाब से लगा कि ऐसा कुछ कर सकते हैं? एक्चुअली में क्या हुआ ना, कि कभी कभी कुछ चीजें जीवन में घटित होती हैं। वो जब मैंने खुद, कभी मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, उससे कोई चीज़ हिट करी, वो हिट करी तो ऐसा लगा कि चीज़ें पता करते हैं और देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि एविएशन एक कहीं ना कहीं एक बड़ी इंडस्ट्री तो है ही है। बड़ी इंडस्ट्री और बड़ी रिस्की इंडस्ट्री मानी जाती है। नहीं, तमाम लोग ये भी जो परसेप्शन है उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, रिस्क ये तो आप बताएंगे। नहीं, रिस्क किसी चीज़ में नहीं है, हर चीज़। अगर आप मेरी बात समझिए, हम और आप बैठे भी हैं, बैठे बैठे सडनली 2 सेकंड में आदमी को हार्ट अटैक आ जा रहा है, रिस्क कुछ नहीं है। मैं आपको सिंपल सा थॉट समझाता हूँ, समझने की कोशिश करिए। 35 एज ऑन मेरी, मतलब मैं अपना मान चलता हूँ 60-70 से तो ऊपर नहीं जीऊँगा, 30-35 साल बचे हैं, तो अब खोने क्या है? सिर्फ पाने के लिए तो बचा है, 35 साल ही तो बचे हैं। आप उनको क्यों जोड़े जो आप बीत आए? अगर आप अपना बैक का समय वापस ला सकते हो तो आप जोड़ो उसको, वो तो बीत गया है ना। 35 ही तो बचे हैं, और उसके साथ उसमें शुगर रख लीजिए, बीपी रख लीजिए, वो तो 4-5 साल, वो तो बाय 1 गेट 1 फ्री वाले कहावत है ना, वो आपके पास रहेगी। तो फिर आप इतना, आपके पास रिस्क कहाँ है? रिस्क कहाँ पर है बताइए? आप किस चीज़ों को डरते हैं कि फलाने क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे? बेरिंग है आप। बस मैं समझिए ना, मैंने कहा ना, हमारे पास डर और रिस्क हमारे पास है ही नहीं। डर और रिस्क का कुछ हमारे पास सवाल ही नहीं उठता है। लोगों का तो ये बहादुरी कहाँ से आई? जब कानपुर में आप दोस्तों के साथ खेलते थे, गंगा नहाते थे, गंगा में कूद जाते थे, सिक्के ढूंढ लाते थे, बता रहे थे, वो तभी से आ गई, वो तभी से आ गई। डर मैंने कभी नहीं सीखा, डर और रिस्क मुझे कभी नहीं लगा, कभी भी नहीं लगा। मैं एविएशन में स्टार्ट करा तब भी मुझे नहीं लगा। जब मैं एनओसी के लिए अप्लाई करा तब मेरे 1000 दोस्तों ने कहा कि नहीं मिलेगी, दिक्कत है, ये है, तब भी मैं गया। डराया लोगों ने आपको? उससे क्या होता है? डराने ले डराएंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है आपको? आप सिंपल सी बात समझिए, अगर आपको अपने कोई काम के लिए मोटिवेशन की जरूरत है तो आप बिल्कुल, फिर इसका मतलब है आप काम करने लायक नहीं है। हमें आज आपके साथ बैठ के बात करनी है, मतलब करनी है,
इसके लिए मुझे थर्ड आदमी का मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे जहाज उड़ाना है, मतलब उड़ाना है। थर्ड आदमी कहेगा तब मैं उड़ाऊंगा, तो फिर इसका मतलब है मैं तो फिर बेवकूफ हूं ना, फिर मैं कहाँ हूँ। या आपका बहुत अच्छी लाइफ थॉट आपने दिया इस समय कि अगर ऐसा आपको नहीं किसी है। चीज के लिए मोटिवेशन चाहिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं आइडिया में ही कमी है, शिद्दत में कमी है। अरे इसका मतलब आपको खुद ही नहीं पता अब करना क्या, आपको किस दिशा में जाना है। अगर आपकी दिशा सही है तो आपको मोटिवेशन की जरूरत क्या है, बस आप सोचिए। अगर आपको कोई भी काम करना है तो आपको मोटिवेशन की जरूरत किस चीज की है, होनी नहीं चाहिए। अरे मुझे करना है तो करना है, हम उनकी चिंता क्यों करें लोग क्या कहेंगे। हम करेंगे तब भी कहेंगे, नहीं करेंगे तब भी कहेंगे, तो करिए ना, से अच्छा है आगे बढ़िए। हम जहां तक पहुंचेंगे, मैं तो कहता हूं मैं जहां तक मैं जैसे भी करके लाया, जिस तरीके से भी लाया, मैं जहां तक पहुंचा तब भी लोग नाम लेंगे। तो डरना किस चीज का। आप इस चीज के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जी, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त क्या छोड़िए कहेंगे। ना, आप उनको क्यों चिंता कर रहे हैं। आप उनकी चिंता में आप अपने अंदर की योग्यता खो रहे हैं ना। आपके अंदर जो डेयरिंग है, आपके अंदर कुछ करने की क्षमता थी, करके दिखाइए, करिए और आगे बढ़िए। आप मैं मतलब एक सजेशन मेरा है, अपना मानना है, जो नए लोग हैं या पुराने लोग हैं, आदमी सबसे बड़ी कमी पता क्या है, उसको चाहिए सब कुछ थाली में सजा हुआ। पहले वो मन में सोचता है कि मैं ये काम करूंगा तो ये होगा, इसमें फिर ऐसा होगा वैसा होगा। गलत। आपको जो करना है उस राह पे चल पड़िए, रास्ते अपने आप बनेंगे। आप ये सोचेंगे कि हम ये ऐसा हो जाएगा तब करेंगे, तो ना वो टाइम आएगा ना ये टाइम आएगा। आपको जो करना करिए। आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि मैं शंख एयरलाइंस के चेयरमैन से नहीं, किसी मोटिवेशनल स्पीकर से बात कर रहा हूँ। काफी मोटिवेशन दे रहे हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोटिवेशन वाली ऐसी कोई बात नहीं है भाई कि मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर हूँ। वो मेरे अंदर के अपने थॉट है, मेरे अंदर की अपना जुनून था, मुझे एयरलाइंस उड़ानी है तो उड़ा। शंख एयरलाइंस ये जो नाम है, मतलब शंख अपने आप में मतलब बड़ा अपील कर रहा है, छोटा शब्द है और अपने धार्मिक नजरिए से देखें तो काफी एंगेजिंग है। ये नाम कहाँ से आया, शंख का नाम से जुड़ा नाम क्या एक्चुअली है? मेरा बहुत पुराना, मैंने रखा हुआ है शंख नाम, बहुत पहले से रखा हुआ है। घर में पूजा पाठ होती है तो शंख नाम आ गया। अब आप देखिए, अगर सोचिए, शंख एक ऐसी चीज़ है हर जगह पे आती है, हर जगह पे लेकिन आपने देखा होगा मोस्टली इस नाम को यूज नहीं होता है, ये भी आपने देखा होगा। तो घर में होता है और हर आदमी बजा भी नहीं हर पाता आदमी है। करता है। आप बजा लेते हैं शंख? नहीं, मैं नहीं बजा पाता। सीख लीजिए अपनी देखिए। मैं नहीं बजा पाता हूँ। तो कहने का मतलब है उसको लोग यूज करते हैं, तो बस वो एक थॉट आया, नाम रख दिया। और ऐसा नहीं मैंने शंख एयरलाइन रखा, इससे पहले मेरी जो कंपनी उसका भी नाम शंख है, तो वो बहुत पहले से कंटिन्यू पुराना चला नाम रहा है। है मतलब? पुराना नाम है और उसको कंटिन्यू खुद करा का है। आपका दिया हुआ है या माता पिता या नहीं, किसी खुद का और? मेरा अपना एक खुद का दिया हुआ नाम है और बहुत पहले से नाम दिया हुआ था, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई स्पेशली ऐसा रहा कि नहीं मैंने शंख नाम, शंख एयरलाइंस, ऐसा कोई नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। वो पुराना नाम है, वो जो प्राइवेट कंपनी नाम चला रहा है उसी को मैं कंटिन्यू आगे कर रहा हूँ, बस सिंपल थॉट है। इसमें कोई ऐसा नहीं रहा कि हमने बहुत प्लान करके सोचा है कि नहीं ये मैं नाम रखूंगा, ऐसा करूँ, कुछ भी नहीं रहा। बिल्कुल। ये उत्तर प्रदेश केंद्रित आपका शंख एयरलाइंस होगा और यहीं से आप शुरू कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने सुना है, मीडिया रिपोर्ट से पढ़ा, लखनऊ से ही आप पहली फ्लाइट शुरू करेंगे, लखनऊ टू दिल्ली। तो यूपी से ही शुरू करने का कारण ये है कि आप यहीं के रहने वाले हैं, यहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नहीं देखिए, या सपोर्ट मिला है यूपी से, ऐसा कुछ नहीं है? देखिए, सपोर्ट जो यूपी सरकार से मिला था वो मिला ही मिला है। प्लस उसके साथ साथ हम यूपी के रहने वाले हैं, यूपी में हुए हैं, तो हम दिल्ली में जाके क्यों बढ़ाएं। स्वाभाविक सी बात है, हमारे जो जानने वाले लोग हैं, सबसे अच्छी बात है जानने वाले साथ जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा, वो भी यहीं पर है, तो कम से कम उड़ेगा तो सुकून उनको मिलेगा, हमें तो कम मिलेगा। हमें तो जो मिलना था वो मिल चुका अब, तो कम से कम वो भी लोग रहेंगे, सब लोग रहेंगे तो अच्छा लगेगा। तो हम दिल्ली से जाएं, मुंबई से जाएं तो क्यों उड़ाएं। तो हम यूपी के हैं तो हम यूपी से ही उड़ाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। आप जिस शहर के हैं तो स्वाभाविक सी बात आप भी चाहेंगे कि हम जिस शहर से हैं, जिस प्रदेश से हैं, उस प्रदेश से ही हम पहली फ्लाइट उड़ाएं, तो हम यूपी से ही पहली फ्लाइट उड़ाएंगे। हो सकता है कि वो लखनऊ एयरपोर्ट हो सकता है वो हमारे जेवर भी हो सकता है, ऐसा नहीं, वो एक टेंटेटिव डिसाइडेड है, क्योंकि लखनऊ एयरपोर्ट पे कुछ काम चल रहा है, इस वजह से हो सकता है कि वो फ्लाइट का कुछ 19-20 हुआ तो हम, बट ये श्योर है मैं पहली फ्लाइट मेरी यूपी से ही उड़ेगी। बिल्कुल। मैंने ये चीज़ नोटिस की कि विजन में आपके कि मध्यम वर्ग टारगेट है आपका, जो मैंने देखा, सुना, समझा। क्या विजन क्या है, मतलब इस एयरलाइन का विजन क्या है, और जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है दर्शक जानना चाहेंगे कि कब ऑपरेशनल हो जाएगा, कागजी कार्रवाई कहाँ तक पहुंची इस कंपनी? देखिए, कागजी कार्रवाई ऑलमोस्ट एयरक्राफ्ट हम लोग के आ चुके हैं, एओसी के हम लोग लगभग 4th प्रोसेस में बैठे हुए हैं, तो एओसी और थिंग मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद हमको मिल जानी चाहिए। क्या होता है यूसी, बता रहे हैं आप?
एक एयरक्राफ्ट का ऑपरेशन का एक सर्टिफिकेट होता है, तो मतलब एनओसी हमारे पास आ गई है, एनओसी के बाद यूसी एयरक्राफ्ट का ये ऑपरेशन का बड़ा सर्टिफिकेट। बड़ा इंग्लिश शब्द आ रहे हैं, मुझे लगता है कि जो हमारे आम दर्शक वो समझ नहीं पाएंगे। आप देखिए, आपने एक आप सपना इसको देखा। ऐसे समझिए, मैं बताता हाँ। हूँ, ऐसे समझिए कि जब आप एक जहाज को उड़ाने के लिए सोचते हैं तो एयरक्राफ्ट जो आता है तो डीजीसी एक संस्था जो है उसको प्रॉपर एक चेक करती है कि आपका एयरक्राफ्ट सही है, चीज़ें सही हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपका जो एयरक्राफ्ट आपने जो बोला है वो प्रॉपर वैसे सही है। तो उसका एक टेस्ट होता है उसकी, तो उसके फेसेस होते हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज। तो वो फेज हम लोगों के होते हैं कि आपका सब कुछ कंप्लीट है, क्योंकि यहाँ पर आम पब्लिक, आम जनता बैठती है, तो वो उसको ध्यान में रखते हुए, उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तो उसके फेसेस होते हैं। तो उस फेज को हम लोग ऑलमोस्ट पार कर रहे हैं, और देन उसके बाद ऐसे वो हम लोग को अप्रूवल मिल जाएगा। तो आई थिंक हफ्ते 10 दिन के अंदर हम लोग पहली अपनी फ्लाइट यूपी से, किसी भी एयरपोर्ट, लखनऊ से या जेवर से, हम लोग पहली फ्लाइट अपनी उड़ान भर देंगे। कोई डेडलाइन सेट हुई क्या? डेडलाइन एक्चुअली में मई का प्लान है हमारा। कार्रवाई है, कागजी कार्रवाई है, 2 4 5 10 दिन ऊपर नीचे, ये स्वाभाविक सी बात है, चलता ही है, क्योंकि इसे कोई डेडलाइन अभी डिसाइडेड डेट नहीं डिसाइडेड है, बट ये है कि जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो रहा है उतनी जल्दी हम लोग फ्लाई करने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो आप लोग अक्सर ये बात बात शब्द आ रहा है, कागजी कार्यवाही। तो जैसे मान लीजिए आप श्रवण कुमार विश्वकर्मा है, कोई और श्रवण चाहे कि मेरा भी सपना है, मैं भी शुरू करना चाहता हूँ, प्रोसेस क्या होता है? मतलब कैसे कागजात मिलते हैं, क्या क्या, कहाँ कहाँ अप्रूवल लेना पड़ता है, कहाँ कितनी दौड़ भाग करनी पड़ती है? देखिए, उसके लिए मतलब कोई भी चला सकता है, ऐसा नहीं है कि मैंने करा तो आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। उसके आप मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन या आप ऑनलाइन भी जा सकते हैं, उसके प्रोसीजर आप चेक कर सकते हैं, उसके सब नेट पे भी पड़े हुए हैं, कैसे कैसे प्रोसीजर है, कैसे कैसे फॉर्म भरना पड़ते हैं। फिर आप मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जाइए, वहाँ पर अपने जो भी फॉर्म्स होते हैं उनको फिल करिए, फिल करके देन जैसे जैसे स्टेप होता है तो आपको वो ऑटो मोड पर, जब मैंने बोला ना कि आप जाएंगे तो आपको स्टेप 1 स्टेप 2 खुद पता चलता रहेगा, जैसे उसको फुलफिल करते रहेंगे वैसे वैसे आपको प्रोसीजर बढ़ता रहेगा। हम लोगों ने उसे स्टेप अपने फुलफिल कर रहे हैं, उसकी आगे ऐसा कुछ नहीं। एक चीज छूट गई मुझसे, बताइए। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज भी है, अर्थ, पैसा। पैसा कितना लगता है और कहाँ से आता है? देखिए, पैसा एक्चुअली में देखिए क्या होता है, तो आप एयरक्राफ्ट आपको तो लेने ही पड़ते हैं, प्लस जो आपकी जो गवर्नमेंट फीसेस होती हैं, जो गवर्नमेंट चीज़ें हैं वो आपको पे करनी ही करनी होती है, वो तो हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए स्वाभाविक सी है। हाँ, एयरलाइंस एक मानते हैं कि नो डाउट उसमें मतलब एक ठीक ठाक या हैंडसम अमाउंट लगता है। कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी थोड़ी ना कि 3 ट्रक खरीद लिए हो बढ़िया। नहीं, बस ऐसा है ना, ऐसे तो 3 ट्रक भी खरीदना कठिन है, सोच पे निर्धारित। एयरलाइन बड़ी चीज होगी ना, मतलब देख के मैंने लगता क्या है कहा, जहाज सिर्फ जा रहा है। सोच, सिर्फ सोच। आप किस चीज को कैसे देख रहे हैं? आप जहाज को जहाज की तरीके देखेंगे तो आपको बड़ा दिखाई देगा। कितना पैसा लगता है ये बताइए? ये जो कितने का फिगर है ना, ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये एक ऐसी एविएशन इंडस्ट्री ऐसी खाई है, इसमें पैसे का अंत नहीं है। आप एयरक्राफ्ट लेते जाइए, जितना है कम है। आप मान के चलिए कि एयरक्राफ्ट की वैल्यू आज की डेट में, आई थिंक मेरी समझ से अगर इंडियन रुपीस में करते हैं तो 800 करोड़ के आसपास। 800 करोड़ का आता है एक एक जहाज? जहाज। 800 करोड़ का? तो आप लेते जाइए। तो आपने 3 खरीदे सुना मैंने। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, फाइनेंस है, हाँ, बैंक से फाइनेंस है, और यहाँ के नहीं, बाहर के जैसे हम लोग जाते हैं बैंक में कार फाइनेंस कराते हैं, वैसे ही सेम जहाज वैसे फाइनेंस होता है। सेम वैसे फाइनेंस, उसके लोग हैं, चीज़ें हैं, बाहर की बैंक है, उन लोगों ने फाइनेंस कर, देन एक एक्स अमाउंट होता है वो हम लोग जमा करते हैं, फाइनेंस है, स्वाभाविक सी बात है, उतना अमाउंट कोई कैसे देगा, तो वो जनरली सी बात है फाइनेंस ही होगा। जैसे कार फाइनेंस है, जैसे ईएमआई होती है वैसे वो होता है, प्लस जहाज बहुत जल्दी ईजिली लीज पे भी मिल जाते हैं, तो लीज पे भी रहते हैं, तो एक उसमें रेंट जाता है। भैया आपको एक सपोज समझिए ना, आपको एक जहाज एक लीज पे मिल गया, उस पर आप एक्स अमाउंट डिपॉजिट किया आपने, तो वो बहुत सिंपल सा, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत उसमें कोई टफ है, आप भी सोचेंगे तो आप भी उड़ा सकते हैं। हम हो सकता है कि आप अगले आप ही उड़ाने वाले हो, सोच पे निर्धारित है। फिलहाल उड़ ले वही बहुत। नहीं, ये आप सोच रहे हैं ना, उड़ाने सोचेंगे तो उड़ा भी ले जाएंगे, कैसी बात। अच्छा, आप सोचिए ना, इतना आप हमसे मोटिवेट मत पूछ रहे करिए हैं, भाई साहब। नहीं, आप सोचिए ना, आप कैसे आप हमसे कह सकते हैं, तो सोचिए आप क्यों नहीं उड़ा सकते। अच्छा, आप ही सोचिए आप क्यों नहीं कर सकते। क्या मेरे ऊपर वाले ने 3 हाथ दे रखे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? सोचिए अगर थोड़ा सा, आप लोग भी सोचिएगा। स्वाभाविक सी बात है, लोग सोचे करने के लिए, और स्वाभाविक सी बात है, जब तक लोग इस धारणा को नहीं अपनाएंगे तब तक कि लोग देखिए, आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ना मोटिवेशन रील देख के आप नहीं वो हो पाएंगे। आपको जमीन पे उतर के ना एक बार तो गाली खानी पड़ेगी,
जब तक आप वो बेइज्जती वाला थप्पड़ का वो नहीं करेंगे तब तक आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एकदम ट्रू फैक्ट है। आप इस चक्कर में मत रहिए कि लोग क्या कहेंगे, वो छोड़ दीजिए सोचना। आपको जो करना है आप बेधड़क करिए, जिनको जो कहना होगा वो कहेंगे वो। और हमेशा याद रखिए कि जब भी आपके पास कोई विपत्ति पड़ती है ना तो सबसे पहले अपने ही भागते हैं। है अनुभव आपको? तो लिस्ट हमारे पास है, बताने पे आ जाएंगे लंबी तो लिस्ट है। बहुत लंबी लिस्ट है। अपने लोग तो बहुत ठोकरे खा के पहुंचे हैं। स्वाभाविक सी बात है, बहुत खाई है। जिस उम्र में जो ठोकरे खाई है दूसरा खाया होता तो आज यहाँ बैठा ना होता। चैलेंज इस बात का मेरा। वापस से संघ हेडलाइंस पे लौटते हैं। जो विजन की बात थी वो सवाल छूट गया। ये मध्यम वर्ग के लिए आप केंद्रित करने वाले हैं, क्या रहने वाला विजन? रेट किस तरीके के होंगे? आप मध्यम वर्ग को टारगेट करने वाले, जाहिर सी बात मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा पैसा बचाने वाला व्यक्ति है। देखिए, उसको रेट लगता है कि हमारे- पैसा कम से कम लगे, अब मजा पूरा आना चाहिए। देखिए, रेट हमारे निर्धारित रहेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार एयरलाइंस अपने रेट हाइक करता है, हमारा एक निर्धारित रेट रहेगा, उसी में फेयर चलेगा। हमारा टारगेट है कस्टमर आए, हमारा ये टारगेट नहीं है बहुत ज़्यादा। एक जो हमारी मिनिमम हमने जो सोच रखा है अपना प्रॉफिट, हम उसी प्रॉफिट में रहेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि कोई सडनली त्यौहार है, सडनली कुछ चीज़ें तो हमने रेट एकदम आसमान छू। ये बहुत बड़ी समस्या आती है। और वो- अक्सर आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे, नहीं, ट्विटर पे वो लोगों को गुस्सा निकलता है। कुंभ है, कोई त्योहार है, कोई ऐसी बड़ी बड़ी चीज है, डिमांड ज्यादा है, सटाक से वो कभी नहीं होगा। हमारी एयरलाइन में ऐसा नहीं होगा। डायनेमिक प्राइस बोलते हैं। हाँ, बस हमारी एयरलाइन में ऐसा कुछ नहीं होगा। ये निश्चिंत रहिए। आपको जो फेयर मॉर्निंग में दिखाई दे रहा है वही फेयर आपको शाम। देखिए, ऐसा है ना, पक्की वाली बात है, लोग याद रखते हैं भाई साहब। हम बोल रहे हैं, आप सोचिए तो इसका मतलब चेयरमैन याद साहब रखिए। बोल रहे हैं तो फिर मानना आप इसको पड़ेगा। याद रखिएगा। रेट हमारे, आप मेरी बात समझिए, एक रेट निर्धारित है, उस रेट से 19 और 20 का आंकड़ा होता है। हमारे रेट ऐसे नहीं है कि कोई टिकट 5,000 की है तो वो टिकट आपको 25,000 की मिले। ये हम नहीं करेंगे। सोचिए एक बात, हमने 5,000 की टिकट रखी, इसका मतलब हमको 5,000 में प्रॉफिट था, तभी तो 5,000 रखी। ठीक बात। तो अब ऐसा क्या होगा कि मुझे 15,000 रखनी पड़ी? इसका ला- मतलब कहने का मुझे तो लालच लगता- बढ़ा। मुझे लगता है लालच बोलते हैं इस चीज को। लालच बढ़ा कि आज भाई किसी की आपदा का फायदा मत उठाइए ना। आपदा में अवसर बोलते हैं। नहीं, तो आपदा में अवसर ऐसा भी मत चूज करिए कि जो अपने अंदर का आदमी, जो हमने अपने अंदर का मैन उसको गिरा दे। उतना ही करिए जितने में आप जिंदा खड़े रहिए। उतना मत करिए जितना अपने अंदर ही लगे कि ऐसा पैसा नहीं चाहिए। पैसे बहुत जरूरी है, नो डाउट। जीवन में बढ़ने के लिए, हर चीज़ के लिए पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन एक लिमिट तक ही जरूरी है। उसके ऊपर जो लिमिट है वो भी एक जगह पे स्टॉप है। तो ये आदमी को पता होना चाहिए। आप अपने आप को बेच के अगर पैसा बेचना चाह रहे हैं तो फिर क्यों उड़ा रहे हैं, धंधा क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, ये मिडिल क्लास की बात होगी। अपर क्लास भी केंद्रित अपर क्लास रहेगा। बिल्कुल, बिजनेस क्लास उसके लिए हमारे अलग क्या करेंगे? बिजनेस क्लास है हमारे लिए। हमारा ट्यून उसमें है, बिजनेस और इकॉनमी दोनों है। बिजनेस क्लास भी है, मीडियम वो भी है, इकॉनमी भी है। आप आइए, दोनों चीज़ों में आपको स्वागत है। मीडियम जो आपको लग्जरी चाहिए, सुविधाएं चाहिए, आप बिजनेस क्लास का टिकट करिए अफोर्ड। आपको अपनी ज़रूरत पूरी करनी है तो आप जरूरत। देखिए, दो चीज़ें एयरलाइंस में भी आपने सुना मध्यम वर्गीय, हर जगह पर एयरलाइंस की गलती नहीं होती, कई जगहों पे व्यक्तिगत कस्टमर की भी गलती होती है। कस्टमर जब टिकट लेता है, मध्यम वर्गीय इंसान, तो उसको ये फील आता है कि उसने एयरलाइंस खरीद ली है। देखिए, ये भी एक सत्य है। उसको लगता है कि मुझे सब वो वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए जो हमने न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भी चीज़ समझनी चाहिए कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं अपनी ज़रूरत पूरी करिए। आप इस चक्कर में मत रहिए कि हम सारी सुविधा, अब आपको उसी 1 घंटे के अंदर आपको सारी सुविधाएं चाहिए। नीचे उतरते हैं आप, भले रिक्शे से जा रहे हैं, आप कह रहे हैं जरूरत पे केंद्रित रहिए। लग्जरी बहुत, लग्जरी पे आप अभी जरूरत पूरी और करिए। लग्जरी चाहिए तो फिर जाहिर सी बात है, फिर मैंने जेब स्वाभाविक ढीली बात करनी है। पड़ेगी। देखिए, मैंने आपको बताया ना, आप जब इकॉनमी में बैठे हैं, आप इसको गलत तरीके से भी आप हमारी बात को ले सकते हैं, सही तरीके से ले सकते हैं। गलत तरीके से ले सकते हैं कि आदमी कहेगा कि मैं पैसा दे रहा हूँ, मैं क्यों ना लूँ। दूसरी चीज क्या है, अगर आपको अपने जीवन में, आपको अपने जीवन में बढ़ना, आप सीधी पढ़िए ना, अपनी वैल्यू क्रिएट करिए ना। आप आइए ना, बिजनेस क्लास लीजिए, सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। आप उंगली क्यों उठा रहे हैं? अपने आप खुद इतना काबिल करिए ना। आप उंगली क्यों उठा रहे हैं? अपने को काबिल करके आगे बढ़िए। इसीलिए तो बिजनेस क्लास आगे होता है और इकॉनमी पीछे होता है। क्यों होता है? उसकी क्षमता थी, वो वहां बैठा। आप अपनी क्षमता बनाइए ना। आप अपने आप को इतना मजबूत करिए कि आप आज पीछे क्यों बैठे, आप आगे बैठे। मिडिल क्लास की एक और शिकायत रहती है, मैं जब खुद भी जब टिकट बुक करता हूँ, जैसे हमने ट्रेन की टिकट बुक की, टिकट मिल गई,
सीट उसमें लिखी हुई है, जाके बढ़िया बैठे, पहुंच गए। फ्लाइट के पहले टिकट बुक करो, उसके बाद टिकट बुक करने के बाद सीट फिर खरीदो। ये बड़ा हमको समझ नहीं आता है, ये क्या चक्कर है? आपके में भी रहने वाला है? बताता हूँ मैं, होता क्या ना है, जो भी फ्लाइट टिकट लेता है उसको विंडो सबसे पहले पसंद है। हाँ, दिखना चाहिए बाहर माहौल। देखना चाहिए ना, विंडो पहली पसंद है। तो वही है ना, आपदा में अवसर। तो हम लोग जान रहे हैं कि आपकी पहली पसंद वही है। आप किसी भी शॉप में जाते हैं कुछ चीज़ खरीदने, और उस शॉप वाले को पता है कि ये मेरे वहाँ का बिस्किट शॉप क्रीम वाले है, कहते हैं ना, ये आखिरी शर्ट बची भैया, आखिरी। तो आपने देखिए कह दिया। तो उस आपदा में अवसर अगर कोई ढूंढ रहा है तो भी गलत नहीं है। दूसरी चीज़ है, हम इसमें थोड़ा सुधार करेंगे, हमारे वहाँ सुधार है। अब कई बार क्या होता है, आपकी फ़्लाइट बुकिंग पे भी डिपेंड करता है। आपने फ़्लाइट की टिकट कब बुक करी है? आपको कल जाना, आप आज बुक कर रहे हो, तो स्वाभाविक सी बात है, अगर फ्लाइट फुल है तो टिकट कहीं ना कहीं सीट एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है। बीच में लोग सीट छोड़ देते हैं, तो हमको भी एज फ्लाइट उड़ाना है तो हमको तो सारी फुल करनी है ना। हर आदमी अगर विंडो ही ले लेगा, एयरक्राफ्ट एक्चुअली में पब्लिक को नहीं पता है, जब एयरक्राफ्ट उड़ता है ना तो उसका एक बैलेंस होता है। समझने की कोशिश करिए आप, बैलेंस होता है। बैलेंस का मतलब आप ये नहीं कि केवल एक साइड की टिकट बुक कर ले, एक साइड की नहीं कर ले, आपको बैलेंस में चलना है। तो जो सॉफ्टवेयर है वो इसी हिसाब से वर्क करता है कि वो टिकट आपको सीट, इसीलिए वो अप डाउन डाउन दिखाते हैं, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट एक बैलेंस से चलता है। अगर एक ही तरफ का हो जाएगा तो लोड फैक्टर, तो वो लैंडिंग में और उसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये भी मतलब आप एयरलाइन शुरू करते करते आधे पायलट भी हो गए। नहीं, मैं पायलट नहीं हुआ। टेक्निकलिटी समझने लगे आप? नहीं, तो अगर मैं समझ रहा हूँ तो मैं गलत नहीं हूँ। धंधा मेरा, चीज़ें मेरी, पैसा मेरा, रिस्क मेरा, सब मेरा, बेइज्जती मेरी, इज्जत मेरी, तो मेरा समझना गलत कहाँ से है? बहुत सही है। तो फैसले मेरे, हानि लाभ मेरा। कल को जब एयरलाइन कुछ भी होगा तो गाली किसको देंगे आप मुझे? आज आप प्यार से पूछ रहे हैं, कल आप हमसे पूछेंगे बताइए ये कैसे हुआ, आपने 400 आदमी की सैलरी नहीं दी, तब आप सवाल हमसे करेंगे। तो जब मुझे इज्जत मुझे आप ही दे रहे हैं, बेइज्जती भी आप मेरी करेंगे, तो फैसले मेरे क्यों नहीं होने चाहिए? बिल्कुल। और एक थर्ड आदमी के मैं छोड़ के एयरलाइन से चलवा दूंगा उसको। मैं अगर एक शब्द कहूँ तो हो सकता है आप उसको थोड़ा सा मतलब बुरा मत मानिएगा। नौकरी क्या है, ये व्यक्ति ना एक सीमित दायरे में रहता है, वो कभी फैसले नहीं ले सकता है। ये आप याद रखिए। आप चाहे जितना अच्छा सीईओ ले आइए फॉरेन से पढ़ा के, फैसले नहीं ले पाएगा। फैसले लेने सीखिए, सही गलत बाद में सिद्ध होंगे, फैसले नहीं ले पाएगा। और अत्यधिक पढ़ा लिखा आदमी वैसे भी फैसला नहीं ले पाता। ये मेरी थ्योरी है, मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि पढ़ना लिखना गलत है, अपना लाइफ लेसन। अपना लेसन। लेकिन ये सत्य है, नौकरी किया हुआ व्यक्ति एक निर्धारित फैसले ही ले पाएगा। आप कुछ भी हमको बता दीजिए, बोल्ड फैसले हमारे जैसे कुछ पागल टाइप के लोग ही ले पाएंगे। वो बोल्ड फैसले लेने के लिए ना आपको जिगरा चाहिए अलग टाइप का। और नौकरी के वो आदमी वैसे भी बंधन बंधा है, तो वो तो वैसे भी नहीं तोड़ पाएगा। क्या चाहते हैं आप? बहुत लोग इस्तीफे दे देंगे सुन के। आप अगर इस्तीफे दे दें और इस्तीफे देने के बाद वो अगर अपना सेल्फ मोटिवेट हो जाए, अगर मैं चाहता हूँ अगर मेरी दो बातें गलत सुन के और आपके अंदर वो ईगो हट हो जाए और उससे आप कुछ बन जाए, तो इससे अच्छा मेरे लिए क्या होगा और आपके लिए क्या होगा? पुण्य का बताइए। काम नहीं कर रहे आप। नहीं, पुण्य तो मैं करता ही नहीं, पुण्य से मुझे नफरत है। हाँ, पाप से ही मुझे प्यार है। पुण्य से इच्छाएं हट चुकी हैं। पाप और पुण्य सोचना छोड़ दिया, सही गलत सोचना छोड़ दिया। सही क्या है, गलत क्या है, पुण्य क्या है, पाप के हिसाब सोचना छोड़ दिया है। जिंदगी जिस राह पे चल रही उसी राह पे मैं चल रहा हूँ। ये नहीं सोचता हूँ ये सही क्या है गलत क्या है। जो आपके रास्ते में चीजें हैं वो आप करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए बस। 3 जहाज खरीदे हैं मैंने सुना आपने, बोइंग 737, हम लोग 800 बोइंग- NG। ये चुनाव कैसे किया कि यही जहाज लेना है? नहीं, पहले हम लोग बोइंग 737 उसमें NG में जा रहे थे, बट किसी कारणवश हम लोगों ने बोइंग को इसमें छोड़ दिया। हम लोग एयरबस 320 लाए हैं। अच्छा, हम लोग बोइंग से एयरबस में शिफ्ट हो चुके हैं और एयरबस 320 हम लोग लाए हैं। ये 3 जहाज आप आ गए हैं? हाँ, आ चुके। 320 हमारे आ चुके। बोइंग हमने नहीं लिया। बोइंग पहले हम लोग बोइंग से शुरुआत करने वाले थे, बट किसी कारणवश बोइंग में कुछ प्रॉब्लम है, टेक्निकल कंपनी और कुछ इश्यूज होने के कारण से हम लोगों ने उसको मूव करके एयरबस 320 में। आपने कैप्टन JR गोपीनाथ का नाम सुना है? हाँ सर, डेक्कन हाँ। एयरलाइंस शुरू की थी, उनका भी एक सपना था ₹1 में फ्लाइट। बहुत अच्छा लगा। बाद में फिर वो उतना सफल नहीं हो पाए। तो ऐसी कहानियों से क्या, कैसे देखते हैं इन कहानियों को? क्योंकि आपका भी एक सपना है कि भाई मिडिल क्लास को जहाज पे लाना है। मैं किसी कहानी पे कोई ध्यान नहीं देता हूँ। मुझे किसी कहानी से कोई नहीं मतलब, कौन सक्सेस हुआ कौन फेलियर, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मुझे किसी की कहानी से, जो सक्सेस है उनसे भी नहीं मतलब है, जो फेलियर है उनसे भी नहीं मतलब है। मेरी अपनी एक लाइन है, मेरी एक विचारधारा है, मैं अपनी विचारधारा पे चल रहा हूँ। मैं किसी की कहानी से अगर प्रेरित हूँ तो फिर मैं एयरलाइंस बंद कर दूंगा। मैं अपनी विचारधारा पे चलूंगा, सही गलत वो पब्लिक डिसाइड करेगी। मैं किसी की कहानी को सुन के मोटिवेट, ये सब कुछ नहीं, है ही नहीं मेरे अंदर। इसीलिए मैं बस मूवी देखता हूँ, वो भी वैसी देखता हूँ जिसमें थोड़ी सी सॉफ्ट टाइप की हो। अच्छा, हाँ, बस। किसी ने आपको बोला नहीं कि आप थोड़ा सा साउथ इंडियन एक्टर जैसे लगते भी हैं? बहुत लोगों ने बोला, हमारा स्टाफ ही बोलता है हमको, बहुत बोलते रहते हैं। तो हमने कहा भी कि किसी दिन साउथ चले जाए क्या। हाँ। सोच रहे हैं अगर नहीं होगा एयरलाइन सक्सेस तो फिर इसी में साउथ में मूवी में रोल प्ले करेगा हीरो का, ऐसा रहेगा, ऐसा ही रहेगा। हाँ। तो ये चीजें हैं। तो थोड़ा कॉम्पिटिटर्स की बात कर लेते हैं। इंडिगो, एयर इंडिया, ये दो बड़े की प्लेयर्स हैं फिलहाल जो देश में सर्वाइव कर रहे हैं और लगातार ग्रो भी कर रहे हैं। एविएशन इंडस्ट्री भी लगातार देश में ग्रो कर रही है। इंडिगो के बारे में कहा जाता है कि 60% से ज़्यादा मार्केट पर उसका कब्जा है। तो ऐसे कॉम्पिटिटर्स को, उनके लिए क्या आपके भाव कुछ हैं? नहीं, कैसे कोई वो भाव कम्पीट नहीं। करेंगे? वो अपनी जगह उड़ रहे हैं, हम अपनी जगह उड़ेंगे। क्या पता आज वो 60% फीसदी कर रहा है, हम कल 80%। तो फ्यूचर की बातें हैं, फ्यूचर की बातें, उसमें हम फ्यूचर की बातें में कोई टिप्पणी करने के मेरा कोई वही नहीं है। और आज इंडिगो 60% पे हो जाता, कल हम 80% बैठे हों, वो डाउन हो जाए। ये तो अप और डाउन का तो खेल चलते रहता है। आप अपने काम को कितनी सही तरीके से कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आप काम को प्रोसीजर पे ध्यान दीजिए, सिंपल सा थॉट समझिए, आप इस पे ध्यान दीजिए। सब्जी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, उसको ध्यान दीजिए कि नमक की मात्रा कितनी होगी, मसाले की मात्रा कितनी, स्वादिष्ट बनेगी न स्वादिष्ट बनेगी, उसको छोड़ दीजिए टेंशन। तो अभी मेरा उस पर कोई ध्यान नहीं कि हम इंडिगो में हमारा कंपटीशन है या इंडिया से या आकाश से, में कोई मतलब नहीं। हम अपनी एक एयरलाइन है, हमारी अपनी चीज़ें हैं, हम अपने उस पर चलेंगे। लोग क्या कह रहे हैं, हमारा कंपटीशन किससे, इसमें मेरा कोई ध्यान नहीं। और ना ही मुझे कोई किसी से मतलब है, ना मैं उनसे कंपटीशन में हूँ, ना मैं गिनता हूँ, ना मैं कोई मतलब नहीं। मैंने आपको फिर बोला कि मैं अपनी एक विचारधारा, मैं उस पर ही चलूँगा। मैं अपने काम को करने पर यकीन करता हूँ। चीज़ें मैं अपने आप, एयरक्राफ्ट संख्या बढ़ेगी, चीज़ें बढ़ेंगी, हो सकता है आज वो 60% लिए, कल हम 80 नहीं 100% ले लें। तो समय है, कभी भी चक्का कहीं भी घूम सकता है। क्या पता ऊपर वाले ने क्या कुछ हमारे लिए रखा हो। जब वो यहाँ तक लेके आया तो हो सकता है ऊपर वाला हमको आगे और भी लेके जाए। क्योंकि अगर यहाँ तक लाने की उसने सोचा है तो फिर आगे ऊपर ले जाने की सोचा ही होगा। कुछ जो उसने प्लान बनाया होगा वो अच्छा ही बनाया होगा। गिराएगा तो भी वो गिराएगा, उड़ाएगा तो भी उड़ाएगा। मानते हैं भगवान को? बहुत मानते हैं। आता है मोटिवेशन वहाँ से? नहीं, मोटिवेशन क्या, जो चीज़ें एक मतलब ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी सफलता में ऊपर वाले का हाथ होना बहुत, उसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाते। वो अगर उसकी नज़र है आपके ऊपर तो लोगों की चिंता मत करिए। अगर वो आपके साथ में है तो फिर लोग जो कह रहे हैं वो कहने दीजिए। तो कोई ख्याल दिमाग में आया है तो फिर रास्ता बनेगा। वो मैंने आपको कहा, आप कोई भी काम हो, आप उसका एंड मत सोचिए। आपको कोई काम करना है, आप उस पथ पे चलिए। पथ पे चलेंगे, ऊपर वाला रास्ता आपको ऑटो मोड पे बना के देगा। हम नहीं बनाएंगे, वो खुद ही बना के देगा। वो देखता है कि एक बंदा मेरा उस रास्ते पे बढ़ रहा है, वो रास्ते खुद ही बनाएगा। वो कहता है कि आप पहले हिम्मत तो दिखाओ उस रास्ते पे चलने की। आप तो पहले गिरे जा रहे हो। आप जब रास्ते पे चलोगे तो अपने आप रास्ते बन जाएंगे। हमने भी आज से 2-3 साल पहले सोचा था ना, हम कभी सोचे नहीं थे जहाज उड़ाने के लिए। तो जहाज बैठ जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। तो सोचा उड़ाएंगे, किसी को चीज़ बुरी लगी, सोच लिया उड़ाएंगे, चीज़ें करी, स्टेप 1 2 किसी 3। कोई चीज़ बुरी लगी भी आपने बोला? बुरी लगी, लेकिन वो कभी कुछ चीज़ें नहीं, वो बताने वाली नहीं है बस। अच्छा। कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो लग जाती हैं कभी कदार। वो कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी बुरी लग जाती हैं तो हम तो कहते हैं अच्छी चीज़ ना, उसकी बुरी लग गई मुझे, बढ़िया है। जो चीज़ मुझे बुरी लगी वो अच्छी लगी ना, कम से कम अगर उससे मेरी ग्रो हो गई और चीज़ें बदल गई तो वो तो मेरे लिए अच्छी है। वो तो मेरे वरदान साबित हुआ, वो तो मेरे लिए वरदान साबित हुआ है। प्लान क्या है? जैसे अभी हम देख रहे हैं 3 जहाज हैं और आप डोमेस्टिक शुरू करने वाले हैं फ्लाइट्स। आगे का प्लान क्या है? आगे का कोई सिंपल सा प्लान है हमारा। अभी डोमेस्टिक हम लोग चालू करेंगे, पूरे देश भर में हम लोग फ्लाई करेंगे। फिर उसके बाद 2026 से 27 के आसपास एयरक्राफ्ट की संख्या बढ़ाने के बाद इंटरनेशनल का प्लान है कि हम लोग इंटरनेशनल 26 इंडिया 27-27 में फ्लाई करने का इरादा है। अभी हमारा 2025 में इरादा है कि हम किसी भी तरीके से अपनी प्लेन की संख्या 10 के ऊपर पार करें। फिर 2026 में उसको किसी भी तरीके से हम
15 या 20-25 एयरक्राफ्ट को प्लस करें अपनी संख्या। अभी सारा ध्यान अब फ्लीट के नंबर बढ़ाने पर है, नंबर ऑफ फ्लीट पे ही सारा मेरा ध्यान है। टोटल ध्यान नंबर ऑफ फ्लीट पे है बस, कि नंबर ऑफ फ्लीट हम कैसे बढ़ाएंगे, बस सारा ध्यान इसी पर। केंद्र यूपी रहेगा? केंद्र यूपी रहेगा, हेड ऑफिस मेरा लखनऊ रहेगा और बाकी एक ऑफिस मेरा गुड़गांव है, वो ऑलरेडी है, चल रहा है। तो हेड ऑफिस लखनऊ रहेगा, क्योंकि यहीं रहते हैं तो फिर स्वाभाविक सी बात हेड ऑफिस लखनऊ रहेगा। शुरुआत में किन किन शहरों को जोड़ने का प्लान है? अभी जितने भी मेट्रोस हैं उनको लगभग सबको जोड़ेंगे। यूपी के मैक्सिमम शहर जोड़ने, गोरखपुर हो गया, बनारस हो गया, कानपुर हो गया, तो ये सबको जोड़ने का पूरा प्लान है मेरा, प्रयागराज से। और दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, आपका बेंगलुरु है, चेन्नई है, उन सब सिटियों में, जेवर है, तो ये सब एयरपोर्ट्स को जोड़ रहा हूँ मैं धीरे-धीरे। चंडीगढ़ है, इन सब एयरपोर्ट्स पे, गोवा है, तो सब ऑलमोस्ट रूट्स हमारे फाइनल हो रहे हैं। वो काम हमारी टीम जो है लग के प्रॉपर कर रही है, बैक हैंड में ऑलरेडी चल रहा है सब कुछ। हायरिंग वगैरह सब चालू, हायरिंग वगैरह pilots चालू वगैरह? है। केबिन क्रू की लगभग ऑलमोस्ट हायरिंग हो चुकी है, पायलट्स की भी हायरिंग लगभग ऑलमोस्ट चल रही है, अंडर प्रोसेस में है। कुछ चीज़ें हो रही, कुछ चीज़ें अंडर प्रोसेस में चल रही हैं। तो ऑलमोस्ट सब 70-80% के आसपास में काम पे हम लोग फिनिश पे बैठे हैं। 10-15% जो काम है वो कुछ ही मंथ में कंप्लीट होकर फ्लाई पे आपको दिख जाएगा। फिर उसके बाद जब फ्लाई करने लगेंगे तो कुछ चीज़ें तो जानते हैं, स्वाभाविक सी बात है, फिर चलाते चलाते सीखेंगे। चलाते सीखते हैं, फिर लोग आएंगे, लोग जाएंगे, वो तो जनरली सी बात है। पायलट्स आएंगे, पायलट जाएंगे, क्रू आज हमारे पास है, वो कल जाएगा, तो जनरल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। लोग आएंगे जाएंगे तो वो तो चलता ही रहेगा। अभी मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने कहा लखनऊ केंद्र रहेगा, यूपी केंद्र रहेगा, और कानपुर का जिक्र किया आपने, क्योंकि आप कानपुर के हैं भी, तो मुझे लगता है जो कानपुर वाले हैं वो आप पे एक्स्ट्रा नज़र रखेंगे। और कानपुर वालों की बड़ी शिकायत भी रहती है कि कानपुर से बड़ी कम फ्लाइटें हैं, तो कोई खास योजना कानपुर को लेकर भी? देखिए, कानपुर की अभी खास योजना भी ऐसा नहीं है, बट हम ये कि हम फ्लाइट लगा रहे हैं कानपुर में। हम देखेंगे कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम फ्लाइट कानपुर में कराएं, और कानपुर वालों से भी निवेदन करेंगे कि वो लखनऊ आके भी फ्लाइट ना लेना, तो ये भी बहुत बड़ा तभी सवाल है। फिजिबल होगा। क्योंकि कानपुर क्योंकि औद्योगिक नगरी है, तो मुझे लगता है कि वहाँ से फ्रीक्वेंट फ्लायर्स तो होंगे। होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, लेकिन कई बार प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारे लोगों का लखनऊ में कोई ना कोई काम रहता है, किसी का कुछ रहता है, राजधानी होने की वजह से नियरेस्ट भी है कानपुर के, तो लोग कहीं ना कहीं अटैच में रहते हैं, तो इस वजह से लोग लखनऊ से ज़्यादा फ्लाई करने की कोशिश करते हैं कानपुर के अपेक्षा। और कानपुर वालों के लिए कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी होगा क्या? अब फिर ऐसा तो कानपुर वालों के लिए कहेंगे, फिर बनारस वाले भी कहेंगे, फिर तो प्रयागराज वाले भी कहेंगे, सभी कहेंगे। 55 गंगा नहाई आपने, टेम्पो चलाया, ऐसा वहीं क्या पढ़े होता हैं, है तो लोग उम्मीद थोड़ा एक्स्ट्रा करेंगे ना। बिल्कुल करेंगे, लेकिन क्या होता है ना, अगर ऐसे सब सिटी को जोड़ेंगे तो सभी जगह हर आदमी ने कहीं ना कुछ करा तो है। कुछ ना कुछ जुड़ाव निकल ही आएगा सब जगह हाँ, में। स्वाभाविक सी बात है, जुड़ाव निकल ही आता है ना कहीं से। सब शहर में आना आवागमन रहता ही है, तो सब जगह पे डिस्काउंट करेंगे तो फिर तो हम उड़ा चुके हैं फ्लाइट, फिर तो डिस्काउंट में ही निकल जाएगी फ्लाइट सारी। आप क्या चाहते हैं, उड़ेगी डिस्काउंट दें? नहीं, उड़िए, खूब शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत और धन्यवाद। आपका जो विजन है उसमें आप सफल हों, ऐसी उम्मीद करते हैं। 100% होंगे, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद भी है। जब वहां तक लाया तो मैंने कहा ना कि वो उड़ाएगा भी और आगे भी ले जाएगा। बाकी आप खुद ही कह रहे थे कि कुछ गलती करेंगे तो हम सवाल आपसे पूछेंगे आगे, बिल्कुल, तो हमारी नजर भी रहेगी आपके इस हाँ प्रोजेक्ट पर। बिल्कुल, आप बिल्कुल नजर रखिए, एकदम पैनी नजर रखिए बना के। हम तो चाहते हैं आप नजर रखिए पैनी, कम से कम कुछ चीजें होंगी जो हमें कुछ किसी के लिए कहना है, हम ना कह पाए तो आप कहें हमारे माध्यम से, तो हम तो चाहते हैं कि ऐसा रहे पैनी नजर आपके ऊपर हमेशा। बिल्कुल। तो शंख एयरलाइन शुरू करने के लिए आपको खूब शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि जल्द हमारी फिर मुलाकात हो। और बिल्कुल, आप, स्वागत है आपका, जब चाहे तब आइए, आपका ही घर है, आप ही की फ्लाइट है, जब मन करे तब बैठिए। अब तो हमारा कनेक्शन निकल गया है, ये कानपुर के, हम भी कानपुर के हैं। हाँ, उस कनेक्शन का भी फायदा उठाइए, कम से कम इसी बहाने आप आइए। हम तो चाहते हैं कि मैं पब्लिक कनेक्शन की जुड़े। वजह से शिकायत ज्यादा लेके आऊंगा आपके पास। शिकायत तब लाएंगे ना जब आपको मिलेगी, जब आपको मिलेगी नहीं तो कैसे लाएंगे आप? आपकी जो समस्या है, आम इंसान की समस्या है, हम आपसे कह रहे हैं कि जिस फेस पे हर एक, मैं उस फेस से गुजर के आया हूँ, मुझे एक आम इंसान की जो समस्या है वो मुझे पता है, वो मैं आपको नहीं होने दूंगा। फिर मैं दूसरी बात कहूँगा कि आप अपनी ज़रूरत पे ध्यान दीजिएगा प्लीज़। ठीक बात। आप लग्जरीज के लिए मत अभी जाइए। आप सपोज दैट आप एक स्टूडेंट हैं, आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, अब पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, लग्जरीज पे भी ध्यान मत दीजिए। जब लग्जरीज का टाइम आपका आएगा ना, तो बिजनेस क्लास के लिए आपके लिए बना है, उसके लिए सीट अवेलेबल है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आप मांगिए मत, खुद को काबिल करिए, ये मेरा थॉट है। मांगिए मत, आप काबिल करिए, बिजनेस क्लास में बैठिए ना, सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, जो आप सोचते हैं उससे अच्छी मिलेंगी। तो पहले अपनी जरूरत पे ध्यान दीजिए। तो
तो आपको ये बातचीत कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। शंख एयरलाइंस के बारे में आप क्या सोचते हैं, कोई सुझाव हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।